शुरुआत करेंगे बेहद अहम खबर के साथ। गैर मुल्की वफ्द कश्मीर पहुंच गया है। ये वफ्द लातीनी अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा और अफ्रीकी मुल्कों के सिफारतकारों पर मुश्तमिल है। ये वफ्द वादी की ज़मीनी सूरत हाल का जायज़ा लेगा। वाज़ेह रहे कि गैर मुल्की सिफारतकारों का एक वफ्द इससे पहले भी जम्मू कश्मीर का दौरा कर चुका है। वहाँ ज़मीनी सूरत हाल का जायज़ा लिया गया था। आज गैर मुल्की सिफारतकारों का दूसरा वफ्द जम्मू कश्मीर के दौरे पर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये वफ्द शुमाली कश्मीर में मेवा फरोशों से भी अहम मुलाकात करने वाला है और श्रीनगर में मीडिया नुमाइंदों, सिविल सोसाइटी ग्रुप और सियासत से वाबस्ता लोगों से भी मुलाकात करेगा। सिक्योरिटी फोर्सेस भी सिक्योरिटी के हवाले से वफ्द को जानकारी फराहम करेंगी। सफारतकारों का यानी एनवॉयज का काफिला यहाँ श्रीनगर पहुँच चुका है। आप देख सकते हैं कि यही वो काफिला है जो आज यहाँ श्रीनगर पहुँचा है। यहाँ हालात का जायज़ा लेने के लिए हमें कहा गया है कि 25 सफारतकार यानी 25 एनवॉयज मुख्तलिफ ममालिक के हैं, मुख्तलिफ कंट्रीज़ के हैं। जो यहाँ से हमें जो पता चला है वो ये है कि ये काफिला यहाँ से सीधे एक होटल जाएगा और थोड़ी देर के बाद इनका जो टूर है वो फॉरवर्ड पोस्ट पे इनको लिया जा रहा है। उड़ी के बारे में कहा गया है कि इन्हें यहाँ से सीधे उड़ी लिया जाएगा, जहाँ पे कई दिनों से ये कोशिश है यूनियन गवर्नमेंट की है इन्हें दिखाया जाए कि किस तरह पाकिस्तान सीज फायर वायलेशंस करता है मुतवातिर और किस तरह यहाँ पे सिविलियन आबादी को नुकसान पहुँचता है। उसके बाद फॉरवर्ड पोस्ट से यानी उड़ी से आने के बाद यहाँ कुछ डेलीगेशंस ये मिलने वाले हैं। शाम को आर्मी के साथ इनका एक प्रोग्राम है और उसके बाद कल इनका दौरा है, यानी ये कुल मिला के 2 दिन का दौरा है। कैमरा पर्सन फेरोज के साथ शबीर अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने देवबंद पर मुतनाज़ बयान भी डाला। गिरिराज ने कहा कि देवबंद दहशतगर्दी की गंगोत्री है, बड़े बड़े दहशतगर्द यहीं से निकलते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि सीए की मुखालिफत नहीं बल्कि मुल्क की मुखालिफत की जा रही है। ने एक बार कहा था कि ये देवबंद ये आतंकवाद की गंगोत्री, सारे बड़े बड़े दुनिया में जो भी पैदा हुए आतंकवाद, चाहे हाफिज शहीद का मामला हो, ये सारे के सारे लोग यहीं से निकलते हैं। ये सीएए के विरोध में नहीं है, ये भारत के विरोध में है। ये एक तरह से खिलाफत आंदोलन है, क्योंकि अगर केवल सीए का होता तो शाहीन बाग से आवाज़ नहीं उठती शर्जिल इमाम का कि हम भारत को आसाम से काट देंगे। और चलिए इस बयान के ताल्लुक से मज़ीद तफसीलात जानने के लिए हम सीधे रुख करेंगे मेरठ का, जहां मौजूद है हमारे साथी तंजीर अंसार। तंजीर, लगातार हम ये देख रहे हैं कि एक बयानात का सिलसिला शुरू हो गया है जिसमें कुछ न कुछ ऐसी मुतनाज़े बात कह दी जाती है जो कि बाद में आगे चलकर ये कह दिया जाता है मेरे बयान को समझा नहीं गया, मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, मीडिया ने मेरे बयान को सही से नहीं पहुंचाया। लेकिन ये बयानात का सिलसिला आखिर कब खत्म होगा? और गिरिराज सिंह अपने मुतनाज़ा बयानात के लिए ही जाने जाते हैं। बिल्कुल इना, आपने सही कहा कि जिस तरह से ये बयानात का सिलसिला जारी है, गुज़िश्ता कुछ वक्त से हम देख रहे हैं कि जब भी वो यहाँ पे आते हैं, खासतौर पर मगरबी उत्तर प्रदेश का दौरा जब भी उनका रहता है, चाहे वो सहारनपुर आए हों, देवबंद आए हों या मेरठ आए हों, तो वो इस तरह से जब मीडिया उनसे सवाल इस तरह के करती है तो वो उस पर जो है जरूर दारुल उलूम देवबंद को निशाना जरूर बनाते हैं और यही सिलसिला जारी है। और कल ये सहारनपुर के एक प्रोग्राम में जनसंख्या समाधान फाउंडेशन का एक प्रोग्राम था जिसमें ये पहुंचे थे और उसके बाद जब मीडिया ने इनसे सवाल किया इस ताल्लुक से तो इन्होंने साफ तौर पर शाहीन बाग से लेकर और शर्जिल इमाम और दारुल उलूम देवबंद को फिर से एक बार निशाना बनाया और फिर कहा कि ये आतंकवाद की गंगोत्री है, सारे आतंकी जो हैं, जो दहशतगर्द हैं, वो यहीं से निकले हैं। हालांकि पिछली बार जब वो तकरीबन 6 महीना 7 महीना पहले यहाँ पर आए थे, उन्होंने इसी तरह का बयान दिया था देवबंद में भी और उस पर फिर इनसे सवाल किया गया कि क्या आप उसका प्रूफ दे सकते हैं, तो उसके पास उनका कोई जवाब नहीं था। और उसके बाद जो दारुल उलूम ने भी अपना एक बयान जारी किया था
और उसमें यह कहा था कि इस तरह का कोई भी यहाँ से पढ़ा हुआ नहीं है, अगर इसका कोई सबूत, क्योंकि उनके पास 100 साल के रिकॉर्ड अभी भी मौजूद हैं, तो अगर इनके पास कोई सबूत हो तो वो पेश करें। तो बेबुनियादी बातें ये करते रहे हैं। ये उसी लाइन के नेता हैं बीजेपी पार्टी के जो अपने मुतनाज़ा बयान के लिए जाने जाते हैं। अभी कल जो है वो संजीव सोम ने इसी तरह का बयान दिया कि कागज भी दिखाएंगे और जूते भी खाएंगे। तो इस तरह के ये बयान आते हैं और इन लोगों का मंशा यही होता है कि जब अब मीडिया में इस तरह के बयान दिए जाएंगे तो कहीं ना कहीं हाईलाइट होंगे। जी। और कुछ उनका अपना मकसद भी इस तरह का होता है। हालांकि यहाँ के जो लोग हैं, मुअज़्ज़िज़ शख्सियात हैं, जब हम उनसे बात करते हैं तो वो यही कहते हैं कि इस तरह के नेता जो है इनके बयानों पर ध्यान नहीं देना चाहिए और ना ही इसको बहुत ज्यादा जो है इनको हथियार मुहैया कराना चाहिए प्रोपेगेंडा करने का। तो वो इस पे बयान देने से बचते हैं। हालांकि इनके बयान के खिलाफ दारुल उलूम ने भी बयान जारी किया है और यहाँ पे जमीयत उलमा के जो जिम्मेदारान हैं वो भी इनकी मुखालफत सख्त तौर पे करते रहे हैं। लेकिन ये एक शेवा इन लोगों का बन गया है कि जब भी ये यहाँ पर आते हैं और मीडिया से बात करते हैं तो ये निशाना बनाते हैं और ये जानते हैं कि इसका रद्द-ए-अमल कुछ ना कुछ आएगा और कहीं ना कहीं ये जहां बात इनको पहुंचानी होती है अपने जिस मकसद के तहत, वो इस ताल्लुक से बात करते हैं और ये सबको मालूम है ना। जी तंजीर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, ठीक है मुतनाज़ा बयान दे दिया वो अलग बात है, लेकिन अवाम ने इन्हें यहाँ चुनकर भेजा है, एक जिम्मेदार इनके पास ओहदा भी है, मरकजी वजीर है। क्या इस मौके पर सिर्फ इन्होंने बयान दिया या किसी भी तरह की फलाही स्कीम का जिक्र किया, कोई नया काम जो है वो शुरू किया जा रहा है, कोई तामीरी काम शुरू किया जा रहा है, इस जानिब जरा हम तवज्जो चाहेंगे। जी देखिए, जिस तरह से ये निशाना बनाते रहे हैं और इसमें कोई शक नहीं है कि इस मुल्क की बहुत जो आबादी है वो एक बड़ा ही मुश्किल पैदा करती है हर चीजों को लेकर, चाहे वो जराए हों, संसाधन हो, उन सबको लेकर। लेकिन जिस तरह से आबादी को लेकर एक तबके को निशाना बनाया जाता रहा, कल भी यही जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के एक प्रोग्राम में ये आए थे, उसमें जिस तरह से आबादी को कम करने के लिए और एक कानून बनाने के लिए मरकजी हुकूमत पर दबाव बनाया जा रहा है, तो इस तरह के प्रोग्रामों में शिरकत करते हैं और उसके बाद एक मखसूस तबके को निशाना उसके लिए बनाते हैं कि सबसे बड़ी वजह शायद वही एक तबका है इन सब परेशानियों के लिए, लेकिन उसका हल कुछ नहीं निकालते। अब जब मरकज में इनकी हुकूमत है तो आप इसके लिए कानून ला सकते हैं, उसके लिए आपको प्रोटेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी कुछ महीना पहले जब मेरठ आए थे तो यहाँ पर भी जनसंख्या समाधान फाउंडेशन का एक प्रोग्राम था जिसमें रैली यहाँ से निकली थी, तो उसमें भी इन्होंने शिरकत की। तो बहरहाल गिरिराज सिंह ने देवबंद पर मुतनाज़ा बयान दे दिया है और इस पर लगातार जो रद्द-ए-अमल आएगा उस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया तंजीर आपका तमाम तर जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। दिल्ली में एक बार फिर आपकी सरकार बनने जा रही है। इस जीत के साथ ही बयानबाजियों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। कैलाश विजयवर्गीय ने इस पर ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि यकीनन जो हनुमान जी की पनाह में आता है उसे कामयाबी और आशीर्वाद ज़रूर मिलता है। उन्होंने मजीद लिखा कि अब वक्त आ गया है कि दिल्ली के सभी स्कूलों में, मदरसों में और दीगर तालीमी इदारों में हनुमान चालीसा पढ़ाया जाए। कैलाश विजयवर्गीय के मुताबिक बजरंगबली की कृपा से दिल्ली वालों के बच्चे क्यों महरूम रहे। और आपके कारकुनों लीडरों में जश्न का माहौल है। अरविंद केजरीवाल की रहायशगाह और दफ्तर पर काफ़ी तादाद में कारकुन मौजूद हैं। मॉडल टाउन से अखिलेश त्रिपाठी को आपने मैदान में उतारा था। उनका मुकाबला बीजेपी लीडर कपिल मिश्रा से था। अखिलेश से हमारी नुमाइंदा रचना ने खास बातचीत की। साथ बात करने के लिए मौजूद हैं मॉडल टाउन से अखिलेश पति त्रिपाठी। अखिलेश जी, ये बताइए कि मॉडल टाउन से आप जीत कर आए हैं, कपिल मिश्रा भी आपके सामने थे। ठीक है, अब उनको उनकी पार्टी ने बनाया था, जिम्मेदारी दी थी। हम आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने आम आदमी पार्टी की तरफ से मुझे मैदान में उतारा था। वो पहले दिन से कहीं पे भी जमीन पे नहीं थे। वहाँ के लोगों से कोई सरोकार नहीं था। वहाँ के किसी जो भौगोलिक स्थिति थी, किसी मोहल्ले से परिचित नहीं थे वो। और जो 5 साल और पिछले 1 साल और 6 साल लोगों के लिए 2 बार जीत करके जो मैंने पीछे काम किया था, जो प्यार था लोगों का, सब लोग मुझ में अपना बेटा, अपना भाई, अपना मित्र देखते थे।
उस बेटे को, मित्र को, भाई को वोट किया लोगों ने, और अपने मुख्यमंत्री आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने जो काम किया था उसको सराहना दी है। ये जीत सही मामले में अरविंद केजरीवाल जी के कामों की, उनके जुनून की, उनके जज्बे की, उनके हौसले की जीत है। और मैं मानता हूं कि एक नई तरीके की परिपाटी दिल्ली की राजनीति ने लिखा है कि अब देश के हर सरकारों को संदेश गया है कि अगर आप काम करेंगे तो जनता आपको दोबारा सराहना करके भारी बहुमत से ले अखिलेश जी, कपिल आपके पुराने साथी थे, पार्टी बदलकर अब आपके सामने, कुछ कहना चाहेंगे कपिल के लिए? आम आदमी पार्टी आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी को जिन्होंने धोखा दिया, जनता ने उनको धो दिया है। इसका प्रमाण आपको फिर मिला, बवाना में मिला था, आपको बवाना में मिला था। इसका प्रमाण 2015 में बिन्नी के रूप में मिला, 2000 उपचुनाव में बवाना के रूप में मिला, इस चुनाव में कपिल मिश्रा के रूप में मिला। जनता अपने मुख्यमंत्री आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी को बहुत प्यार करती है। जो लोग भी धोखा देने का काम करेंगे, अरविंद केजरीवाल जी के नाम पर चुने गए, उनके कामों के नाम पर चुने गए, उनके सिद्धांतों विचारों के नाम पर चुने गए और धोखा दिया, ऐसे लोगों को जनता ने बुरी तरीके से शिकस्त दी। बस एक छोटा सा सवाल और है कि कैबिनेट में कुछ नए चेहरे इस बार शामिल होंगे? ये हम मिल बैठ के बात करते हैं और हमारे पार्टी में ये सिद्धांत है कि जितने बड़ा जिम्मेदारी उतना ज़्यादा काम, उतना कम समय सोना पड़ेगा। और ये कर्तव्य बोध का परिचायक है। कहीं आराम करने के लिए किसी को कोई पद नहीं दिया जाता। जितना बड़ा पोस्ट होगा जिसका, उसको ज़्यादा समय और जनता के लिए देना है, उसको कम सोना पड़ेगा कुछ समय। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए अखिलेश पति त्रिपाठी, जिनका कहना है कि आम आदमी पार्टी का सिद्धांत रहा है कि पद सिर्फ काम के लिए दिया जाता है और कैबिनेट में नए चेहरे शामिल होंगे या नहीं, ये शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। और दिल्ली असेंबली इंतखाबात में सबसे ज्यादा वोटों से जीत हासिल करने वाले संजीव झा ने कहा कि ये जीत अवाम की जीत है। उन्होंने ये भी कहा कि हनुमान जी ने हमें आशीर्वाद दिया और अपोजिशन की लंका में आग लगा दी। बात करने के लिए मौजूद हैं इस बार दिल्ली सरकार में रहे टॉपर संजीव झा। संजीव जी, सबसे ज्यादा वोटों से आप जीते हैं और टॉपर रहे हैं। जी, बहुत बहुत सभी जनता का, कार्यकर्ता का आभार जिन्होंने इतनी मेहनत की। ये सभी कार्यकर्ता और जनता की जीत समर्पित है, ये उनकी मेहनत को समर्पित है। मेहनत को समर्पित है। हनुमान जी की कृपा भी खूब बरसी और हनुमान पॉलिटिक्स भी देखने के लिए मिली। लाल रंग पसंदीदा रंग भी पहना हुआ है आपने, बयानबाजी लगातार जारी है। ये मैं आज नहीं, मैं हमेशा पहनता हूँ और धर्म हमारे लिए आस्था का विषय, कोई धंधा नहीं है। लेकिन मैं बिल्कुल जिस तरह से इन्होंने हनुमान को बीच में लाया तो हनुमान ने अपने भक्तों का आशीर्वाद दिया और उनकी लंका में आग लगा दी। अच्छा, जो टॉपर रहता है उसे बेस्ट से बेस्ट चीज मिलती है, बढ़िया नौकरी मिलती है, तो क्या लग रहा है दिल्ली सरकार इस टॉपर को कहाँ पहुँचाएगी? नहीं, वो जनता ने नौकरी दे दी ना। जिसने नौकरी दी है उनका काम करना है, तो ये नौकरी जनता ने दी है। जनता के लिए बेस्ट काम करने की कोशिश करते रहेंगे। तो बुराड़ी के लिए क्या विजन रहेगा अब? देखिए, बुराड़ी का हमारी इस 5 साल हमने बेसिक नीड्स को खत्म किया है। अब इस 5 साल में तय करूंगा कि बुराड़ी किसी भी दिल्ली के विकसित क्षेत्र में से एक हो। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए बुराड़ी से आप विधायक और दिल्ली सरकार में टॉपर रहे संजीव झा, जिनका कहना है कि जनता ने जनादेश दिया है और जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना ही उनका लक्ष्य है। कैमरा पर्सन जगदीश गौतम के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। और पुदुचेरी असेंबली से अहम खबर, जहां सीए के खिलाफ करारदाद मंजूर हो गई है। पुदुचेरी असेंबली में शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली गई है। और आपको बताएं कि इस ज़िम्न बाकायदा असेंबली का खुसूसी सेशन तलब किया गया था। सीएम नारायणसामी ने मरकज़ पर जोर दिया कि मुतनाज़े शहरियत तरमीमी कानून से दस्तबरदारी की उन्होंने मांग की। तो अहम खबर, पुदुचेरी असेंबली में सीए के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली गई है। शहरी तरमीमी कानून के खिलाफ ये करारदाद मंजूर की गई है। इस ज़िम्न असेंबली का खुसूसी इजलास तलब किया गया था। सीएम नारायणसामी ने मरकज़ पर जोर दिया है, मुतनाज़े शहरी तरमीमी कानून से दस्तबरदारी की मांग की है। कई रियासतों के बाद पुदुचेरी में भी सीए के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली गई है। शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ ये करारदाद मंजूर की गई है।
कांग्रेस के सीनियर लीडर कपिल सिब्बल ने दिल्ली इंतखाबात के नतायज पर रद्दअमल का इजहार करते हुए कहा कि शाहीन बाग का करंट वज़ीर दाखिला तक जा पहुंचा। कपिल सिब्बल ने यह भी कहा कि दिल्ली के नतीजों का असर बिहार और आने वाली दीगर रियासतों में होने वाले इंतखाबात पर भी देखने को मिलेगा। मुझे लगता है कि जिन जिन प्रदेशों में चुनाव हुए हैं, अगर आप उन चुनावों की लोकसभा चुनाव की तुलना करें तो साफ जाहिर है कि राज्य सरकारों में, राज्य के चुनाव में बीजेपी को बहुत हार मिलती जा रही है, एक चुनाव से अगले चुनाव तक। और अब दिल्ली में तो ऐसी हार मिली है कि जो करंट ईवीएम का शाहीन बाग तक पहुंचना था, वो शाहीन बाग का करंट होम मिनिस्टर तक पहुंच गया। और मैं समझता हूं कि अगले चुनाव जो बिहार में होने वाला है दिसंबर में, वहां भी ऐसा ही करंट होम मिनिस्टर तक पहुंचेगा। दिल्ली इंतखाबात में एक बार फिर आपने ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की। मरकजी वज़ीर मुख्तार अब्बास नकवी ने इस पर कहा कि अवाम के फैसले का हम खैर मकदम करते हैं। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी ने ज़ोर शोर से इंतखाब लड़ा, अवाम ने फैसला आपके हक़ में दिया, लेकिन ये आखिरी इंतखाबात नहीं है, आगे हम और मेहनत से काम करेंगे। अपने परिश्रम और प्रयास से संतुष्ट है और जो परिणाम है उसका सम्मान है। तो जहाँ तक प्रयास की सवाल था, परिश्रम का सवाल था, एक एक कार्यकर्ता ने, एक एक नेता ने पूरी मजबूती के साथ दिल्ली के लोगों के लिए, दिल्ली के लोगों के सरोकार के लिए जो काम हम करना चाहते हैं उसके लिए लोगों के बीच में गए। अब परिणाम जो आया उसका सम्मान है। जनादेश जो है वो, जनादेश की मालिक जो है वो जनता होती है और जनतंत्र में का तकाजा भी यही है कि आप परिश्रम करिए, प्रयास करिए, परिणाम आए तो उसका सम्मान करिए। जहाँ तक सवाल है, कुछ लोग तो बीचों बीच में मैदान छोड़ के भाग गए थे, तो गिरते हैं शहसवारी मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। तो भारतीय जनता पार्टी मजबूती से लड़ी और कोई भी चुनाव और कोई भी रिजल्ट आखिरी रिजल्ट नहीं होता। हम आगे प्रयास करेंगे, आगे उस संघर्ष को, उस लड़ाई को जारी रखेंगे और मजबूती के साथ हमारे पूरी यकीन है, उम्मीद है कि जो वायदे और जो इरादे दिखा करके आप पार्टी लोगों का जनादेश लेकर आई है उस पर खरी उतरेगी। बीती शब आम आदमी पार्टी के रुकन असम्बली नरेश यादव के काफिले पर हुए हमले में पार्टी का एक कारकुन हलाक हो गया, जबकि दूसरा शख्स जख्मी हुआ है। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। नरेश यादव अपने हामियों के साथ मंदिर से वापस लौट रहे थे कि तभी हमलावरों ने नरेश यादव के काफिले पर ही हमला कर दिया। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि हमलावर और निशाना बनाए गए दोनों लोगों के माबैन आपसी रंजिश का ये मामला है। आम आदमी पार्टी के नवनिर्वाचित विधायक नरेश यादव के साथ में जो दो सहयोगी थे उन पर कल फायरिंग हुआ। दरअसल ये मामला कल रात तकरीबन 10:30 बजे का है। इस वक्त में मैं किशनगढ़ थाना इलाके में हूँ और यहाँ पे देख सकते हैं जो सबसे आखिरी जो आप कार जिप्सी है वो देख सकते हैं HR 290056। ये जो इसी कार में, इसी जिप्सी में वो अपना विजय जो एक जुलूस निकाले थे और विजय जुलूस निकालने के बाद अपने अपने अलग अलग इलाकों में जा कर के लोगों से मुलाकात कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान में उनके साथ में अशोक और हरेंद्र नाम के भी दो व्यक्ति थे, बाकायदा वो वहाँ पे पहुँचे और उनके साथ में बाकायदा उस पर अटैक किया गया और उसके बाद जो फायरिंग की गई तो जिसमें कि अशोक की तत्काल गोली लगने से मौत हो गई। इसके साथ ही हरेंद्र जो है, हरेंद्र से बाकायदा इस मामले में बाकायदा घायल हुआ। हालांकि जिस तरह से ये मामला हुआ, इस मामले की तफ्तीश अब दिल्ली पुलिस कर रही है। दिल्ली पुलिस को तफ्तीश के दौरान मामले की जानकारी मिली कि जो मृतक है अशोक, उसका पहले से कई लोगों के साथ में विवाद था। हालांकि उसके खिलाफ भी बाकायदा कई मामले पहले दर्ज थे, लेकिन अशोक के खिलाफ पहले से कई मामले दर्ज थे और कालू नाम के एक व्यक्ति के साथ में उसका व्यक्तिगत जो संबंध है वो काफ़ी ख़राब चल रहा था और पहले भी 15 दिनों पहले भी बाकायदा कालू के द्वारा उसे धमकी दी गई थी। तो लिहाजा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए कालू को हिरासत में ले लिया गया है और बाकायदा से पूछताछ चल रही है। औपचारिक तौर पर जल्द ही उसकी गिरफ्तारी की भी पुष्टि कर दी जाएगी और इस मामले में दो अन्य जो आरोपी हैं उसकी भी दिल्ली पुलिस तफ्तीश कर रही है और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट प्रकाश गुप्ता के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। आरुषि चूड़ावाला की मुंबई पुलिस के सामने पेशी हुई है। हाईकोर्ट ने आरुषि को हिदायत दी है कि वो जांच में अपना ताउन करें। आरुषि के खिलाफ बगावत का मामला 2 फरवरी को दर्ज किया गया है। तो आपको बताएं कि आरुषि चूड़ावाला की मुंबई पुलिस के सामने पेशी हुई है। इससे पहले जब हम अपने साथी प्रशांत पांडे से बात कर रहे थे तो उन्होंने बताया था कि कोर्ट ने पुलिस ने
मुंबई पुलिस ने उन्हें 11 बजे से 2 बजे तक वहां पर हाजिर होने के लिए टाइम दिया था और अब ये खबर आ रही है कि आरुषि चूड़ावाला की मुंबई पुलिस के सामने पेशी हुई है। कई तरह की उनको हिदायत जो है वो जारी की गई है और ख़ासतौर पर हाईकोर्ट ने ये हिदायत जारी की है कि जांच में आरुषि ताउन करें। उनके खिलाफ बगावत का मामला 2 फरवरी को दर्ज किया गया था। उनका जो फ़ोन है, सिम कार्ड है, वो भी पुलिस की निगरानी में रहेगा। साथ ही साथ वो अगर बाहर जाएंगी उसकी भी बाकायदा उन्हें इत्तला मुंबई पुलिस को देना होगी। तो आपको बताएं कि आरुषि चूड़ावाला की मुंबई पुलिस के सामने पेशी हुई है। तो लगातार इस अहम खबर से हम आपको रूबरू करवा रहे थे कि आरुषि चूड़ावाला उनको मुंबई पुलिस के सामने पेश होना था। 11 बजे से 2 बजे तक का उनको टाइम दिया गया था और अब ये खबर है कि उनकी पेशी हुई है। हालांकि हाईकोर्ट ने उनको हिदायत दी है कि वो जांच में अपना ताउन करें। आगे बढ़ेंगे। निर्भया के मुजरिमों की डेथ वारंट पर आज सुनवाई होना है। निर्भया की वालिदा ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि जल्द ही मुजरिमों को सजा दी जाएगी। देखिए, उम्मीद पर दुनिया कायम रहती है। हम भी उसी उम्मीद को लेके चल रहे हैं। हालांकि दिक्कत तो बहुत हो रही है। हमें इस कोर्ट उस कोर्ट भगाया जा रहा है। ये सबको समझ आ रहा है। कोर्ट भी समझ रही है, समाज भी समझ रहा है, हमारे हिसाब से सरकार भी समझ रही है, तभी तो उन्होंने याचिका लगाई है। लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारा कानून व्यवस्था है उसके कमी के वजह से, जो उसमें कमियां हैं उसके वजह से ये अलग अलग याचिका डाल रहे हैं कि जो डालना चाहिए वो नहीं डाल रहा है। 1 हफ्ते का हाई कोर्ट ने टाइम दिया, सुप्रीम कोर्ट भी उसी का फॉलो किया, लोअर कोर्ट ने भी उसी का फॉलो करके डेथ वारंट नया जारी नहीं किया, लेकिन फिर भी नहीं डाला। तो इसी को देखते हुए कल सुप्रीम कोर्ट ने जो याचिका है उसकी सुनवाई तो कल है और उन्होंने क्लियर कर दिया कि इससे और डेथ वारंट से कोई लेना देना नहीं है, ये अलग चीज है। तो उन्होंने कहा, ऑर्डर कर दिया कि नहीं, तिहाड़ जेल जा सकता है नया डेथ वारंट के लिए। तो हमने वहाँ पे एप्लीकेशन लगा दिया है। तो उम्मीद करते हैं कि आज उस पे सुनवाई है और एक नया डेथ वारंट जारी हो जाएगा। रसोई गैस की कीमतों में एक मरतबा फिर ज़बरदस्त उछाल देखा जा रहा है। रसोई गैस की कीमतें तकरीबन 149 रुपये तक बढ़ गई हैं। ये कीमतें दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में बढ़ी हैं। अहम खबर ओखला से मुंतखब आपके रुकने असेंबली अमानतुल्लाह खान ने कहा है कि दिल्ली में नफरत की शिकस्त हुई है, नफरत की हार हुई है। लोगों ने काम पर वोट दिया है। शाहीन बाग पर अमानतुल्लाह खान ने कहा कि वज़ीर दाखिला शाहीन बाग पर वोट मांग सकते हैं, लेकिन वहां बैठे लोगों से बात करने से आखिर परहेज क्यों करते हैं। वहाँ डेवलपमेंट चला, काम चला, योगी आदित्यनाथ भी आए थे वहाँ पे, काम चला, नफरत नहीं चली, नफरत आज हारी है और डेवलपमेंट चल रहा है। ठीक। अगर जीत को अगर एक शब्द में कहा जाए तो क्या कितना सबसे मेन महत्व क्या रहेगा, क्योंकि सीएम और पूरा चुनाव जो है कहीं ना कहीं शाहीन बाग के मुद्दे पर चलता रहा। काम पर लोगों ने वोट दिया, डेवलपमेंट पर वोट दिया, स्कूल पर वोट दिया, अस्पताल पर वोट दिया और जो भरोसा एक कायम किया अरविंद केजरीवाल ने, अरविंद केजरीवाल के नाम पर वोट दिया। अमानत क्या अगला आपको लगता है कि अब कैबिनेट में जगह मिलेगी? अमानत क्या कैबिनेट में मौका मिलेगी? एक तरह से पूरे चुनाव का है, मुझे कैबिनेट में अपने लोगों की खिदमत। अमानत जी एक सवाल खत्म हो जाएगा, क्या लगा कि अब ये कब खत्म? शाह को आना चाहिए वहाँ पे, बात करनी चाहिए। शाहीन बाग के नाम पे वोट मांग सकता है, शाहीन बाग के लोगों से मिल नहीं सकता।
क्या आप जो स्टार कैंपेनर्स थे उस एरिया में इलाके में प्रचार कर रहे थे, रिकॉर्ड से करीब बहुत बड़े मार्जिन से आप जीते हैं वहाँ से, बीजेपी को वोट मिला है उससे 14,000 वोट से ज्यादा जी खत्म हो गया, जीत कर आ गए हैं, क्या आप उनके मंच पर जाएंगे, कहेंगे कि धरना खत्म कर दी जाए, क्योंकि सॉल्यूशन कैसे इशू किसका है, मुद्दा क्योंकि आप वहाँ के विधायक चुन के आए हैं, क्या होम मिनिस्टर नहीं है, उसकी जिम्मेदारी नहीं है वहाँ लोगों से जाकर पूछें, वहाँ लोगों से जाकर पूछें केंद्र सरकार क्यों नहीं वहाँ जाती। होम मिनिस्टर शाहीन बाग के नाम पर गली गली जाकर वोट मांग सकते हैं, तो 2 महीने से लोग सड़कों पर बैठे हैं, इतनी ठंड में बैठे हैं, औरतें बैठी, तो क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं है, उनसे पूछें क्यों बैठे हैं, किनकी तकलीफ को जाने। क्या वो होम मिनिस्टर या तो ये कह दे कि मैं उनका होम मिनिस्टर नहीं हूँ, एक कम्युनिटी का होम मिनिस्टर नहीं हूँ या लोगों का होम मिनिस्टर नहीं हूँ, महज जो आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं बस उन्हीं का होम मिनिस्टर हूँ। होम मिनिस्टर प्रधानमंत्री पूरे देश का होता है, वो लोग बैठे हैं, उनकी समस्या जानना इनकी जिम्मेदारी है। आप गली गली जाकर रोड शो कर सकते हो, पद यात्रा कर सकते हो, डोर टू डोर कर सकते हो, लोग घरों में सो सकते हो। एक मरतबा ये या इनका कोई आदमी शाहीन बाग जाकर नहीं पूछ, आप अपील करेंगे, मैं तो वहीं रहता हूँ, मैं क्या जाऊँगा क्या नहीं, मेरा तो ऑफिस बराबर में वहीं है, तो इनको जाना चाहिए ना, मुद्दा तो इनका है ना, केंद्र का मुद्दा है, नेशनल इशू है, इन्हीं से रिलेटेड है। जहाँ ये कह रहे हैं इस बात को कि हम एनआरसी लागू नहीं करेंगे, जगह जगह बयान दे रहे हैं ना ये लोग, तो वहाँ जाकर क्यों नहीं कहते, इसको एतमाद में लें, भरोसे में लें। क्या इस बार दिल्ली की जनता ने जो हिंदू मुस्लिम का मुद्दा था उसको रिजेक्ट करके डेवलपमेंट मॉडल को चुना है? नया राजनीति शुरू हुई है, नफरत की राजनीति खत्म होगी, अब डेवलपमेंट की राजनीति पर लोगों ने वोट दिया है, काम पर लोगों ने वोट दिया है, शायद अब हिंदुस्तान में अच्छा होने। अग्रिकाला मागाम के शाहिद अयूब नामी नौजवान मुसव्वरी में अपना लोहा मनवा रहे हैं। शाहिद अयूब ने मुसव्वरी में कई लाजवाब नमूने तैयार किए हैं, ताहम उन्हें हुकूमत की जानिब से माली मदद और बेहतर प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है। तो आप देखिए मागाम से हमारे साथी मुनीर हुसैन हुर्रा की ये रिपोर्ट। मुझे इजाज़त दें, आदाब। ये हैं अग्रिकलान मागाम के आर्टिस्ट शाहिद अयूब। शाहिद बचपन से ही खुदादाद सलाहियतों के मालिक थे। शाहिद ने अभी तक कई बेहतरीन तस्वीर बनाई हैं। शाहिद अयूब इस छोटी उम्र में एक बेहतरीन आर्टिस्ट के तौर उभर रहे हैं। इसके घर वालों के मुताबिक शाहिद बचपन से ही कागजों पर मुख्तलिफ तस्वीर बनाता रहता था। शाहिद हाथ में कलम लेकर देखते ही देखते किसी की भी हूबहू तस्वीर बना लेते हैं। मुझे बचपन से ही बहुत शौक था इस स्केचिंग में वगैरह, और मैं उस टाइम में पेंटिंग भी कर रहा था, लेकिन उतनी अच्छी नहीं हो रही थी। उस टाइम में शायद लगभग केजी क्लास में था जब मुझे इसमें शौक बढ़ा। जब मैं चढ़ता गया ऊपर क्लासेस तो मेरे अंदर जो शौक था वो बहुत बढ़ गया। मैंने पहली बार उसकी तरफ जब नोटिस लिया, जब मैंने देखा कि इसमें ये रुझान अच्छा है, वो तब मुझे ये देखने में आया जब इसने अपना ये मकान जो है ये एक दिन ये शक्ल बनाई थी, और उसके सामने इसने अपने जो ग्रैंडफादर है अब्बाजान जिसको हम बोलते हैं उसको बनाया था। शाहिद अयूब ने जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू की भी तस्वीर बनाई है। शाहिद ने गुज़िश्ता साल 29 नवंबर को बीरवा में मुनाकिदा एक तकरीब में एलजी को वो तस्वीर बतौर तोहफा दी थी। एलजी भी इनके फन से काफी मुतासिर हुए थे। उन्होंने शाहिद की खूब तारीफ की थी। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मौके पर ही शाहिद से मुलाकात करने की बात कही थी, मगर शाहिद अभी तक लेफ्टिनेंट गवर्नर की जानिब से दावतनामे के मुंतजिर हैं। बीरवा में गवर्नर आया था, उसको भी मैंने वो एक स्केच दिया था, तो गवर्नर साहब बहुत खुश हुए। उसने बाद में मुझे बोला कि अपनी डिटेल्स वगैरह दो तो हम आपको इनवाइट करेंगे जल्दी। तो फिर अब तक इनविटेशन नहीं आया मुझे, और मुझे बहुत शौक था कि मैं उसके साथ बात करूं, उसके साथ उसको बोलूं अपने दिल के जो भी मुझे मतलब कुछ करना था मैं उसको बोलूं। शाहिद अयूब ज्यादातर सियासी शख्सियात और सरकर्दा शख्सियात की तस्वीर बनाते हैं। एक तो फारूक अब्दुल्ला का बनाया था, बीएमओ पटन का बनाया था, डॉक्टर मसद इकबाल और एक्स